शनिदेव जिस भाव में गोचर करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां हम उसी भाव में करते हैं। उस 2.5 साल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन हमारे ऊपर उसी भाव का रहता है। और सबसे ज्यादा हमसे गलतियां भी वही। जी हाँ। आज हम जानेंगे कैसे शनिदेव अलग अलग भाव में गोचर करते हुए हमसे अलग अलग गलतियां करवाते हैं और हमसे हमारे कर्मों का भोग करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर, कि कैसे सैटर्न का ट्रांजिट अलग अलग हाउस और प्लेनेट के ऊपर होता है, तो हमें कौन कौन से कर्म भोगने पड़ते हैं। देखिए, शनिदेव कारक किन चीजों के, पहले ये समझना पड़ेगा। बर्डन, पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगेटिविटी, वेस्ट, कर्मों के कारक, बीमारियों के कारक, लेबर, हार्डवर्क, सर्वेंट्स, ये सारे कारक तत्व शनिदेव के। मिस्टेक्स, गलतियों के कारक, दुख। अच्छा, आप कुछ लोग कह रहे होंगे कि सारी निगेटिव बातें ही की शनिदेव के बारे में। तो देखा जाए, ये सारी निगेटिव चीजें शनिदेव के बारे में नहीं। एक्चुअली ये सारे मेथड हैं या तरीके हैं जिनसे वो हमारे कर्मों को भोग करवाते हैं, या हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान। तो एक्चुअली शनिदेव जो प्रधान कारक हैं वो कर्मों के हैं। प्राइम सिग्निफिकेटर है हमारे कर्मों के। अब बाकी जो कारक तत्व है ना, दुख, बर्डन, पीड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तो हमारे कर्मों के फल, जिनको हम शनिदेव से जोड़ के देखते हैं। तो आप ये ना समझें कि शनिदेव निगेटिव चीजों के कारण। अब देखिए, जब भी सैटर्न का ट्रांजिट हो, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक, तो सैटर्न का ट्रांजिट जिस जिस भाव में होता है, 2.5 साल तक उस भाव की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। उस 2.5 ईयर्स में आपको ये फील आएगा या महसूस होगा कि इस भाव की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। सडनली आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं उस भाव को लेकर, उस भाव के सिग्निफिकेशंस को लेकर। आपको ये फील आता है कि इसका सारा बर्डन मेरे ऊपर आता है। और आप इतने ज्यादा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उस भाव पे इतना ज्यादा फोकस बढ़ जाता है कि आप बाकी भावों को इग्नोर कर देते हैं। या आप ये कहिए कि लाइफ के उस एरिया में इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं ना, कि बाकी एरिया को आप इग्नोर करते हैं। अब देखिए होता क्या है। जब आपका जन्म हुआ तो सैटर्न किसी एक राशि में बैठा। तो अगर सैटर्न का ट्रांजिट अलग अलग भाव में नहीं होगा, तो आप तो केवल उसी भाव को लेके गंभीर हो, या उसी हाउस को लेके आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग रहे, जहां सैटर्न बैठा है और जहां का लॉर्ड है। तो बाकी हाउस को आप इग्नोर करते हैं। तो सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 ईयर में अलग अलग भाव में होता है, तो अलग अलग हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आती है। हम उसको लेके अवेयर होते जाते हैं कि नहीं, ये एरिया भी हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट। भाई सडनली आप देखिए, हम पैदा होते हैं, स्कूल गए तो हमारे लिए लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। कॉलेज में आए तो फिर से जरूरी है। पढ़े हुए तो कॉलेज के बाद हमको लगता है नहीं नहीं, अभी तो कैरियर भी जरूरी है, कुछ जॉब या बिजनेस करना चाहिए, कब तक पढ़ेंगे। उसके बाद लगता है नहीं नहीं, मैरिज भी जरूरी है। तो समय के साथ हमें रियलाइजेशन होता जाता है। तो ये जो कर्मों का साइकिल है, वो सैटर्न के गोचर की वजह से, वो अलग अलग भावों में गोचर करते हुए हमें अलग अलग भावों के सिग्निफिकेशंस के रिगार्डिंग, अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्र के रिगार्डिंग हमें जो है रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, हमें अवेयर करते हैं कि लाइफ का ये एरिया भी इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है कि सैटर्न काल पुरुष के 10th हाउस के स्वामी हैं, और 11th हाउस, और वो कारक है 8th हाउस। 10th हाउस होता है कर्मों का। तो जिस हाउस में सैटर्न का गोचर होता है, वहां पे हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, हम इतने सीरियस हो जाते हैं ना, कि पूरा 2.5 ईयर इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हम बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। और इसी इग्नोरेंस की वजह से हमसे जो है उस हाउस में गलतियां हो। क्यों? क्योंकि 8th हाउस के कारक शनिदेव। दूसरा होता क्या है कि सैटर्न 11th हाउस के लॉर्ड, लोग समझते हैं कि सैटर्न डिजायर नहीं है, लेकिन वो कालपुरुष के 11th हाउस के लॉर्ड है, डिजायर्स के कारक, डिजायर्स को रूल करते हैं वो। इसलिए सैटर्न जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा ना, एकदम से उस हाउस की डिजायर्स हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
फोर्थ हाउस में किया, प्रॉपर्टी लेनी है, घर चाहिए। सेवन्थ हाउस में हुआ तो मैरिज करना है। ये डिजायर्स भी हमारी मिस्टेक्स का कारण और हमारे दुख का कारण। क्योंकि आप ये समझे, हमारा पुनर्जन्म भी इसी वजह से हुआ ना, हमारे पाप कर्मों की और हमारी इच्छाओं की वजह से। दोनों के कारक सैटर्न। तो एक तरह से जिस जिस हाउस में शनिदेव का गोचर होता है ना, उस हाउस में हमारी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और उन्हीं इच्छाओं की वजह से हम पाप कर्म कर बैठते हैं। और जैसे ही शनिदेव का गोचर उस भाव से अगले भाव में होता है, तो हमको लगता है बिल्कुल नया जीवन मिल गया, चलो ये बोझ तो कम हुआ। और तब हमें सडनली रियलाइजेशन आता है कि अरे, हम इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए थे इस हाउस को लेके, इतने सीरियस हो गए थे कि बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया। एक और रीजन है गलती, मिस्टेक का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि शनि देव की राशि में जुपिटर जो है डेबिलिटेटेड यानी नीच के होते हैं, जो विजडम के कारण। इसीलिए सैटर्न का गोचर जिस जिस हाउस में होता है ना, वहां हमारी समझदारी काम नहीं आती, वहां हम विजडम का यूज नहीं करते। इसकी वजह से भी गलतियां हो। शनिदेव जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव में दुख और पीड़ा इसीलिए मिलती है क्योंकि जुपिटर जो कारक है सुख के, भाग्य के, विजडम के, वो डेबिलिटेटेड हो रहे हैं, नीच के हो जाते हैं शनिदेव की राशि। ये एक सबसे बड़ा कारण। तो आप देखेंगे जिस हाउस में सैटर्न का गोचर हो रहा होगा, सडनली उस हाउस को लेकर आप इतने एक्टिव हो जाएंगे, इतने सीरियस कि लाइफ के बाकी एरिया को इग्नोर करने लगे। और जैसे ही वो गोचर 2.5 ईयर साइकिल कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हाउस में सैटर्न जाएंगे, तब आपको रियलाइज होता है अरे, हम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस थे इस हाउस को लेकर। अच्छा, सैटर्न वेस्टेज का भी कारण। तो होता क्या है कि जिस हाउस में गोचर होता है ना सैटर्न का, उस हाउस को हम इतना ज्यादा वैल्यू या इंपॉर्टेंस दे देते हैं जितना वो होता नहीं। और 2.5 ईयर बीत जाने के बाद हमको ये रियलाइजेशन। इवन आप अपने बर्थ चार्ट में भी देखिए, जहां सैटर्न बैठा होगा या जिस हाउस के लॉर्ड हो, उसको आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वहां पे दूसरी चीजों को इतनी प्रायोरिटी देते हैं उस हाउस के, कि खुद को इग्नोर कर देते हैं। सेकंड हाउस में बैठा है सैटर्न या सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आप फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देंगे कि खुद को प्रायोरिटी देना भूल जाए। कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है अरे, फैमिली की वजह से ही हमारा ग्रोथ नहीं होता। तब आपको रियलाइज होता है कि फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर हमने जरूरत से ज्यादा वैल्यू दे दी। ठीक वैसे ही ट्रांजिट में भी होता है। जिस जिस हाउस में सैटर्न का गोचर होगा, वहां आप उसको इतना ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कि खुद को भूल जाते हैं, लाइफ के बाकी एरिया को इग्नोर कर। और जैसे ही वो 2.5 ईयर का साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको रियलाइजेशन होता है अरे, क्यों? क्योंकि वेस्टेज का कारक। जो चीज कबाड़ के भाव बिकनी चाहिए, तो उसे हम सोने के भाव खरीद रहे हैं। आप इसीलिए देखिए, सैटर्न फोर्थ हाउस वाला प्रॉपर्टी गाड़ी खरीदेगा, हमेशा ज्यादा पैसे देगा। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, ज्यादा ग्रीड और लालच आ जाता है, उसको वैल्यू पता ही नहीं है, चीजों का मोल नहीं पता है। तो जो सैटर्न के ट्रांजिट का कोर एजेंडा है वो यही है। अगर आप इसको समझ गए, तो कभी भी सैटर्न के ट्रांजिट को समझने में आप गलती नहीं करेंगे, कैसे उससे प्रिडिक्शन करना। जैसे हम ये भी देखिए, इस समय सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस में हो रहा है। तो अगर हम अलग अलग लग्नों के लिए देखें, तो एरीज असेंडेंट के लिए 11th हाउस में हो रहा है। सडनली 11th हाउस किसका है? इनकम, सैलरी, बड़े भाई बहनों का, डिजायर्स का, विश फुलफिलमेंट। इसको लेके इतने ज्यादा सीरियस हो जाएंगे ना ये लोग, कि बाकी एरिया को इग्नोर करने लगे। और जहां जहां सैटर्न का दृष्टि जाएगा, वहां भी ऐसा ही है, उस हाउस को लेके भी सीरियसनेस आ जाती है। अब जैसे इससे पहले एरीज असेंडेंट वालों के लिए कैप्रिकॉन में हो रहा था, तो कैरियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहे हम। जैसे ही 10th से 11th में चला गया ना एक्वेरियस में, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि अरे, हमने 2.5 ईयर कुछ ज्यादा ही ध्यान कैरियर पे दे दिया था, बाकी चीजों को इग्नोर कर गए, इतना भी कोई प्रॉब्लम था नहीं। टॉरस लगन वालों के लिए अगर आप देखें, सैटर्न का ट्रांजिट इस समय 10th हाउस में हो।
एक्वेरियस साइन उनके 10th हाउस में आता है। इस समय वो भी अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस होंगे, कैरियर में ये करना है मुझे, बहुत मेहनत करनी, ये करना है, ऐसा करना, इतने फोकस्ड होंगे कि बाकी एरिया को लाइफ के मिस कर। इसके पहले जब तक 9th हाउस में हो रहा था तो फादर, गुरु, ज्ञान को लेके ऐसी एक्टिव, इतने एक्टिव रहे होंगे ज्ञान को लेके कि मुझे ज्ञान चाहिए, गुरु मिल जाए फादर के रिगार्डिंग, कि बाकी एरिया को इग्नोर कर रहे होंगे। अब जैसे ही 10th हाउस में चला गया एक्वेरियस में, तो कैरियर को लेके एक्टिव हो गए। तो जिस जिस हाउस में होता जाएगा ना, वहां पे आप इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे ना, बाकी लाइफ के पार्ट को इग्नोर करें। और यहीं से आपको रेमेडी भी पता चले। जेमिनाई वालों के लिए 9th हाउस में आ रहा है इस समय, वो अपने गुरु या फादर के रिगार्डिंग कोई चीज है, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, उसको लेके बहुत सीरियस होंगे, मुझे मास्टर करना है, हायर एजुकेशन करना है, फादर के लिए मुझे ये करना है, फादर के लिए वो करना है। इन चीजों के चक्कर में खुद को इग्नोर कर देंगे, बाकी एरिया को लाइफ। कैंसर असेंडेंट वाले आप देखिए, 8th हाउस में आ रहा है ना, 8th हाउस इन लॉस का है। 8th हाउस आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, साधना, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इनको लेके बहुत ज्यादा सीरियस। अभी 2.5 ईयर पहले तक जब कैप्रिकॉन में था तो रिलेशनशिप में सीरियसनेस रहा, इतने सीरियस रहे होंगे लास्ट 2.5 ईयर में रिलेशनशिप को लेके, कि बस पूरा लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा हो, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मैरिड लाइफ अच्छी रहनी चाहिए। जैसे ही वो एक्वेरियस में गया 8th हाउस में, उनको लग रहा होगा कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे दिया था हमने रिलेशनशिप। 8th हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का, 8th हाउस में एक्वेरियस है, 8th हाउस में भी ट्रांजिट हो रहा है। तो मैरिज कैसे सस्टेन होगी, मैरिड लाइफ कैसे बची रहनी चाहिए, आधे ज्यादातर कैंसर वालों को डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट पे। इस समय मैरिड लाइफ के सस्टेनेंस का इशू आ रहा हो, क्यों? क्योंकि 8th हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का है। उनका फोकस इसी तरीके से होगा, कैसे मैरिड लाइफ अच्छी रहे, कैसे उसको सस्टेन कर, या कुछ ना कुछ इशू कैंसर वालों को रिलेशनशिप में चल रहे हो। जब कैप्रिकॉन में था तो भी, और अभी एक्वेरियस में आ गया तो अलग तरीके से, क्योंकि कैप्रिकॉन 7th हाउस में, 7th हाउस मैरिज का है, पर 8th हाउस है उसका सस्टेनेंस, तो उसको बचाएं कैसे, साधना, स्पिरिचुअलिटी को लेकर पूरा फोकस हो। लियो वालों के 7th हाउस में आ रहा है, पूरा ध्यान इस समय रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, उसको ही पूरा इंपॉर्टेंस दे। जब लास्ट 2.5 ईयर में 6th हाउस में था, तो हेल्थ पे पूरा फोकस, जॉब पे, कैरियर पे। जैसे ही वो कैप्रिकॉन में, एक्वेरियस में गया 7th हाउस में, उनको लग रहा होगा यार कुछ ज्यादा ही हमने ध्यान दिया था हेल्थ को लेकर, कुछ ज्यादा ही हम वैल्यू कर रहे थे अपने जॉब को, कैरियर को, इतना कोई इशू नहीं था। 6th हाउस लोन का है, कॉन्फ्लिक्ट का है। वर्गो वालों के लिए इस समय 6th हाउस में यही ट्रांजिट हो रहा है। तो भी देखिए, जॉब को लेके बहुत सीरियस होंगे, जॉब में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जॉब पे पूरा फोकस और मेहनत करनी, हेल्थ को लेके बहुत एक्टिव होंगे। 6th हाउस बीमारियों का, लोन लेना है या लोन पे करना है, बस इन इस एरिया की वजह से लाइफ की बाकी चीजें भूल जाएंगे। लिब्रा वालों के लिए 5th हाउस में रहा, बच्चे को लेके, एजुकेशन को लेके, अपने डाइजेशन को लेके सडनली एक्टिव हो गया, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, बच्चों का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। स्कॉर्पियो के लिए आप देखिए 4th हाउस, प्रॉपर्टी, फैमिली को लेके, मेंटल पीस को लेके। जैसे मेरे एक नोन में है स्कॉर्पियो असेंडेंट, सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस में, और अभी उनके दिमाग में आया कि मैं अपना वाला घर बेच के यहाँ पे घर खरीद लेता, तो सडनली वो एक्टिव हो गई। जिस जिस हाउस में दृष्टि पड़ रही है उसको भी आप देखिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ले आउट। धनु लगन वाले हैं 3rd हाउस में, एक्वेरियस में, शॉर्ट ट्रेवल, अचानक से शॉर्ट ट्रेवल हो रही है, अचानक से उनका भी थॉट चेंज हो गया होगा, नहीं घूमना फिरना चाहिए। ठीक है। 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का, एकदम से एक्टिव हो रहे होंगे, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, मुझे अपने भाई के लिए कुछ करना है, बहन के लिए कुछ करना है। जब तक कैप्रिकॉन में था तो फैमिली के लिए, वेल्थ कैसे बढ़ानी है मुझे अपनी। कैप्रिकॉन वालों के लिए 2nd हाउस में हो रहा है, फाइनेंस, फैमिली को लेके, फैमिली के लिए सब कुछ करना है, फैमिली की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सेविंग्स पे फोकस कर रहे हो। और जब तक कैप्रिकॉन में था उनके 1st हाउस में, तो हेल्थ पे पूरा फोकस था, बाकी चीजें भूले हुए थे। एक्वेरियस वालों के लगन में हो रहा तो हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, हेल्थ है, अपना थॉट प्रोसेस। और जिस जिस हाउस में हो रहा है वहीं वहीं आप गलती करें। इसे देखिए, एक्वेरियस वालों के लगन में हो रहा है, 1st हाउस थॉट प्रोसेस का है,
गलतियों के चांस सबसे ज्यादा है। तो जिस जिस हाउस में हो रहा होगा वहीं आपसे मिस्टेक्स करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से। और जैसा मैंने कहा, जिस हाउस में हो रहा है ना, उस हाउस को इतना वैल्यू देते हैं जितना वो इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे लियो वालों के 7th हाउस, अपने रिलेशनशिप को इतना वैल्यू दे रहे होंगे जितना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाद में रियलाइज होगा 2.5 ईयर के बाद कि अरे ये तो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। कैप्रिकॉन लगन 2nd हाउस, फैमिली को इतना वैल्यू देंगे 2.5 ईयर बाद रियलाइज होगा अरे पैसा और फैमिली इतना भी जरूरी नहीं। मतलब सैटर्न ये बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग चीज, लेकिन आप उसकी वजह से लाइफ के बाकी एरिया को इग्नोर ना करें। आप कैप्रिकॉन के लिए 2nd हाउस में हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं, फैमिली जरूरी नहीं, जरूरी है लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी। एक्वेरियस का हो गया। पाइसिस वालों के लिए 12th हाउस में खर्चे एकदम से बढ़ा देगा। सडनली थॉट आएगा फॉरेन चले जाए तो अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, मोक्ष मिल जाए। फास्टिंग करना चाहिए, इन चीजों पे पूरा फोकस हो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान होगा कि ये इन्वेस्टमेंट कर ले। अब पूरा 2.5 ईयर इसके अराउंड ही रिवॉल्व। और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस भी इसी में हो। ओवरऑल समरी ये है कि सैटर्न का ट्रांजिट जिस हाउस में, वहां पे आप इतना फोकस्ड हो जाते हैं, इतना डेडिकेटेड होके काम करते हैं ना, कि लाइफ के बाकी एरिया को इग्नोर कर दो। और ज्यादा फोकस्ड होके हो तो जाते हैं आप, लेकिन जो आप बाकी एरिया को इग्नोर कर रहे होते हैं उसकी वजह से ही उस हाउस में भी गलतियां होती हैं। क्योंकि हर हाउस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइफ का हर एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एक को छोड़ के दूसरे को नहीं पकड़ सकते। और यही सैटर्न के ट्रांजिट का रेमेडी, कि वहां पे जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है सैटर्न की राशि। तो आप इग्नोरेंस और मिस्टेक्स करने से बचें और अपनी विजडम का यूज करें। जिस हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वहां थोड़ा सा समझदारी दिखे, जुपिटर वाले ट्रेड ना, बैलेंस बनाना सीख। और आप देखिए कभी आपको प्रॉब्लम नहीं है। यही डबल ट्रांजिट का सीक्रेट है। भाई इवेंट कब होता है? सैटर्न और जुपिटर जब दोनों जिस साल जिस हाउस हाउस लॉर्ड या कारक को एक्टिवेट करते हैं तभी इवेंट होता है। उसका रीजन ये है कि सैटर्न कर्मों का कारक है। सैटर्न ने एक्टिव किया ठीक है, लेकिन जब तक जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आएगा, जुपिटर का एक्टिवेशन नहीं होगा, वहां पे जुपिटर उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, नहीं हो सकता। क्योंकि जो फॉर्च्यून का कारक है, सुख का कारक है, वो जुपिटर है। जो फ्री विल है आपकी जुपिटर, विजडम आपका जुपिटर। भाई अकेले काम करते रहें गधों की तरह, उससे काम थोड़ी होता है। काम भी करें, हार्ड वर्क भी करें और दिमाग का भी यूज करें, तब कोई काम सफल हो। तो यही डबल ट्रांजिट, कि सैटर्न आया तो आप सीरियस हो गए, अवेयर हो गए, काम तो कर रहे हैं, बट वो काम पूरा तब होगा जब आप समझदारी दिखाएंगे फिर उस काम, जब विजडम का यूज करेंगे, जब आपका भाग्य साथ देगा, फॉर्च्यून। इसीलिए इवेंट तब होते हैं जब सैटर्न और जुपिटर किसी हाउस या हाउस के रिगार्डिंग प्लेनेट और लॉर्ड को एक्टिव करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सैटर्न के ट्रांजिट पे था। आप इसे 12 के 12 हाउस पे अप्लाई कीजिए अपने, और देखिए किस हाउस में आप गलतियां कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए उस हाउस। और फिर से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। 15 और 16 जुलाई को हम लोग 2 डेज का फ्री कोर्स ला रहे हैं, डायनमिक एस्ट्रोलॉजी विद प्रिडिक्टिव टेक्निक्स, जिसमें हम लोग आपको इवेंट्स को टाइम करना कैसे सीखते हैं ये बताया जाएगा। तो ये क्लास 15 और 16 जुलाई को होगी, रात में 9 बजे से 11 बजे तक, 9 PM to 11 PM। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं है। इसमें हम लोग इवेंट्स टाइम करने की टेक्निक बताएंगे। तो जो कोई भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में जाए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, ये जूम के थ्रू होगी। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहीं आपको जूम लिंक का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है? और पूरी कंप्लीटली फ्री है ये क्लास। तो हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है। और जो लोग हमारे हमारे पहले फ्री क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं वो जानते भी हैं कि हम फ्री क्लास में भी अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल पेड क्लास की तरह। हमारी फ्री क्लास भी पेड की तरह ही। और समय समय पर हमारे फ्री कोर्सेज आते रहे, क्योंकि यही हमारा
मेन एम भी है कि जो नहीं पे कर सकते उनके लिए भी अच्छी से अच्छी चीज़ें दी जाएं, जो कम से कम वो भी कुछ सीख पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्ते।